तो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो बच्चा जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। क्या होता है? और बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है? वेलोसिटी के कारण। रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ, अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है लाइट का, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो होता है एयर में। कहाँ पे? एयर में या वैक्यूम में। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉ आपको टूटा हुआ लग रहा है और यहाँ पे क्वाइन अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर। अब देखिए कि क्या होगा कि ये जैसे ही यहाँ से मान लो कोई देख रहा है, ठीक है, ये कोई एक्स पर्सन है, इस क्वाइन को देख रहा है। अब क्या होगा, हम लोग देखते क्यों है? किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण। जैसा कि हम लोग मिरर में पढ़ चुके हैं कि एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो किसी भी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ लाइट आया, ये लाइट कहाँ जाके टकराया? मिरर में, और फिर यहाँ तो आपका इमेज फॉर्म हुआ। सेम वैसे ही बच्चे क्या होता है कि जब लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो इसको हम लोग देख पाते हैं। ठीक है। तो अब जो लाइट रेज यहाँ से जाएगा वो एक्चुअल में यहाँ जाएगा। कहाँ पे? इस सरफेस पे, वाटर लेयर के सरफेस पे जाएगा और यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही ये रेयर मीडियम में जाएगा ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। समझ में आया? वैसे ही हम लोग को ये इल्यूजन भी इसी कारण से दिखता है, ये इल्यूजन भी इसी कारण से दिखता है। तो पुराने ज़माने में जो मैजिशियन लोग होते थे ना, वो ऐसे ही दिखाते थे जादू। बाउल में सिक्का डाल देते थे, बोलते थे दिखा, नहीं दिखा, फिर पानी डाल दिए तो क्या हो गया, लाइट रेज भाई जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा एक उसका वर्चुअल इमेज क्रिएट कर देगा, और जैसे ही वर्चुअल इमेज क्रिएट किया वो दिखना शुरू हो जाएगा। जब भी आप सुबह बाथरूम में नहाने जाते हैं तो आप जो बाल्टी का बॉटम देखते हैं वो एक्चुअल बॉटम है ही नहीं। आप तो एक्चुअल बॉटम कभी देखते ही नहीं है। आपको दिखेगा कि जो बॉटम होता है वो एक्चुअल से थोड़ा ऊपर है, पानी रहता है उसमें, तो क्या दिखता है थोड़ा सा, तो बिना पानी का ही नहाने जाते हो क्या? ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक्चुअल से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, समझे? तो वो क्या होता है, उसका एक एपेरेंट इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का, जिसके कारण वो अपने सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं रिफ्रैक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये नोट कर लिए? अब मान लीजिए ये सरफेस है, क्या है? इसके ऊपर का जो मीडियम है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, क्या है? और ये जो है ऑप्टिकली अब लाइट रेज बच्चा यहां से इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ, और ये देखिएगा कि ये इधर मूव कर गया, किधर? अब इसके बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है?
और ये क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो बना उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बना उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? और सेम कंडीशन इसका एक और देखिए कि अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, किससे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट को ट्रेवल कराते हैं, तो ये लाइट रे आपको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे क्या हो गया? इंसिडेंट हो गया। अब ये जो जाएगा वो ऐसे भागेगा, ठीक है। अब इसके बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ इन दोनों से बस एक कंक्लूजन आपको समझ के चलना है कि जब भी लाइट आपको ऑप्टिकली रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है, क्या करता है? ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में ट्रेवल करता है, उस समय लाइट की स्पीड घट जाती है। क्या होती है? तो व्हेन अ लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेज या इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज। But when light travel from optically denser to optically rare medium, its speed increases. Its speed increases. यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अब एक चीज यहाँ पे और समझ के चलिए कि जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। किधर होगा? ये नॉर्मल की ओर आपको भागेगा। किधर? लेकिन जैसे ही डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा ये आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। किधर? मतलब नॉर्मल से दूर जाएगा। समझ गए? तो क्या कहेंगे कि व्हेन अ लाइट रे रिफ्रैक्ट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मूव्स टुवर्ड्स द। और व्हेन लाइट रेज रिफ्रैक्ट फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भैया रेयर मीडियम से डेंसर में आएगा तो ये नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, जब डेंसर से रेयर में आएगा तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। क्योंकि पहले लो स्पीड में चल रहा था, उसके बाद ये हाई स्पीड में आ गया। ठीक है, जैसे बाइक नहीं होता, पहले धीरे धीरे चलाते हैं तो उसका हैंडल थोड़ा कांपता रहेगा धीरे धीरे में, और एक बार एक्सीलरेटर लीजिए तो जूम से भागता है। वही कहानी इसका भी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वो मीडियम में आया, स्पीड इसकी बढ़ी, ये भागा सीधा पकड़ के लाइन, और वहाँ पे स्पीड घट गई तो बेचारा थोड़ा सा डाउन हो गया। ठीक है, यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब बच्चा हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही रिफ्रैक्शन का भी लॉज है। पहला लॉ क्या कहता है कि जो इस एंगल का साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो जो होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
and sine of angle of refraction in a given in a given pair of media is always constant, always। बच्चा जो साइन आई बाई साइन आर, ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू। और इसको क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन को क्या कहते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से। और इस म्यू को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम डाल दें 30 डिग्री, क्या डाल दें? हो जाएगा। तो साइन आर क्या होगा? हमेशा इंसिडेंस से यहाँ पे क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि जब लाइट रेज आपको रेयर से डेंसर में मूव कर रहा है तो रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो मान लेते हैं कि साइन 15 ले लें, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2 है। ठीक है, वैसे ही साइन 15 डिग्री का समथिंग 0 पॉइंट समथिंग है। तो ये क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, समझे? दूसरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal, the incident ray, refracted ray and normal all lie on the same plane, and on same point of incidence, same point of समझ गए? अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल सब तीनों एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, अब यहां देखिए इसका एंगल। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर इसको अगर हम म्यू ले लें तो ये मीडियम 1 है ना? ये भी मीडियम है जिसका म्यू क्या है? 2 है। अगर हमको लिखना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जस्ट रिलेटिव टू मीडियम 1, तो उसको हम किससे लिखेंगे? μ21। क्या लिखेंगे? μ21, या इसको लिख सकते हैं 1 μ2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 μ2। और ये सब किसके बराबर होगा? μ2/μ1 के। ठीक है, और μ2 किसके बराबर होगा? अब मान लीजिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? c है, तो अब v1 वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, और यहाँ c/v2, तो इसको क्या लिखेंगे? c/v1 और c/v2। तो ये क्या हो जाएगा? c कैंसिल हो जाएगा, v2/। ठीक है, तो μ2/μ1 किसके बराबर हो जाएगा? v2/v1। समझ में आ गया? इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये उतारना नहीं है आपको, वो उतारना वहीं तक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जो रेशियो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए।